गर्मियों का मौसम, ऊपर से तपती धूप, यानी कि आम का मौसम। अनामिका ठेले में आम रख के पूरा गांव घूमती है। रास्ते में मिलने वाले सभी जान पहचान रिश्तेदारों को अभिवादन करती है और सभी को आम खरीदने के लिए अनुरोध करती है। उस दिन भी आम बेचने के दौरान वो सुशीला के घर के पास जाकर अपना ठेला रोकती है और जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, सुशीला दीदी, अरे ओ सुशीला दीदी, घर से बाहर आइए। उसकी आवाज सुनते ही सुशीला घर से बाहर निकल आती है। कितना समझाओ अनामिका कि बार बार ऐसी भैंस की आवाज लेकर तुम मुझे मत बुलाया करो। सुशीला की ऐसी बातें सुन के अनामिका मनी मन सोचने लगी, अरे बाप रे, आपकी तो मानो की ऐश्वर्या जैसी आवाज है। आप जब कहती है ना तो मानो की गधा बोल रहा हो। मनी मन सोचती है पर ऊपर से मुस्कुरा के कहती है, वैसे तो आप हर चीज में फिट हो जाती है, मैं कहाँ होती हूँ। मतलब कहना क्या चाहती हो, मेरी आवाज गधे की आवाज है? अरे वाह, सच मान लिया आपने। इस मामले में तो सब आपके पीछे हैं। तुम कैसी हो जानने के बाद भी मैंने तुम्हें सर पे बैठाया। अब मुझे मन कर रहा कि मैं खुद को चप्पल से मारूं। बताइए कौन से पैर का चप्पल चाहिए, अभी मैं चुटकी में ले आ देती हूँ। अगर तुम ऐसी बहस करोगी तो मैं घर के अंदर जा रही हूँ, फिर बाहर नहीं आने वाली। अरे सॉरी दीदी, मैं ना ताजे ताजे आम ले आई थी, कह रही थी कि आप खरीद लो, इसीलिए मैं आपको बुला रही थी। एक दूसरी औरत आई थी, मैंने उससे आम ले लिया है अनामिका, अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी तुम जा सकती हो। जाए बिना यहाँ रह भी तो नहीं सकती दीदी। ऐसा कहते हुए अनामिका अपने आम के ठेले को ढकेलते हुए वहाँ से आगे चली जाती है और मनी मन सोचती है, मेरे अलावा इस गांव में और कौन महिला आम बेच रही है, पता लगाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ी रही थी, तभी जान पहचान वाली पार्वती टोकरियों में आम लेकर वहाँ से गुजर रही थी। अनामिका ने देख लिया। पार्वती, तुम आम बेच रही हो? हाँ अनामिका, मौसम के अनुसार मैं उन फलों को टोकरियों में रख कर गाँव-गाँव घूम के बेचा करती हूँ। ये तो मैं भूल ही गई थी पार्वती, पर अगर तुम इस तरह घूम घूम के गाँव में फल बेचोगी तो मुझसे आम कौन खरीदेगा? प्रतियोगिता का जमाना है अनामिका, जो पहले है उसी की जीत है, माँ लक्ष्मी भी उसी के पास है। हाँ वो तो मुझे पता है पार्वती, मैं सूर्योदय के पहले उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, फिर इन फलों को लेके बेचती हूँ। पर तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? ऐसे ही अपनी समस्या बता रही हूँ तुम्हें अनामिका, और 2-3 फल जो बच जाते हैं हर दिन के वो घर ले जाती हूँ, बच्चे वो खा लेते हैं। ऐसा कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है। अनामिका सोचने लगी कि अगर लोग पार्वती से आम खरीदेंगे फिर उससे क्यों खरीदे भला। ऐसा सोचते हुए ठेला लेके अनामिका घर लौट जाती है। बागान में शारदा बैठकर वहाँ पे फूलों का माला बना रही होती है। शारदा ठेले में फलों को देखकर अनामिका से पूछती है, क्या हुआ बहू, आज फल बिना बेचे ही घर लौट आई? आम बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं माँ जी, इसीलिए किसी ने भी मुझसे नहीं खरीदा। ऐसे सोचने से कैसे चलेगा, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी अपनी कोशिश करनी होगी ना। मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था माँ जी, फिर उन्होंने कहा कि वो आम किसी और से ले लिए हैं और मुंह बनाने लगे, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे बहू, प्रतियोगिता का दुनिया है, ये बहुत ही आम बात है। तुम्हें कुछ अलग बुद्धि दिखाकर फलों को बेचना होगा, तभी तुम जरूर आगे बढ़ पाओगी। ऐसा कह के शारदा अंदर चली जाती है। अनामिका वहीं पे बैठ के शारदा की कही हुई बातें सोचने लगती है। जैसा माँ जी ने कहा, अगर मैं आम बेचूंगी तो मुझसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं, कुछ चालाकी से करना पड़ेगा, मतलब आम की जगह आम का जूस बेचना पड़ेगा मुझे। ऐसा सोचने के दौरान अनामिका के मन में लालच का भाव जग जाता है। रात में जब घर पे सभी लोग सो गए, अनामिका एक कमरे में आई। उस कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से में था रासायनिक इंजेक्शन। उन इंजेक्शन से वो 2 आम में इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद बक्से में रखा हुआ रंग लेकर अनामिका आम के ऊपर छिड़क देती है। अनामिका ऐसे खुश हो रही थी कि मानो रेस में गोल्ड मिला हो। फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। बच गई मैं, अच्छा हुआ सासू माँ ने नहीं देखा। अब देखो कल से मेरा मैंगो जूस कैसे बिकता है। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में जाके वो बिस्तर पे सो जाती है। फिर हमेशा की तरह अनामिका जल्दी जल्दी सुबह उठ जाती है, घर का काम काज करती है, खाना पकाती है, फिर जूस बेचने जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर आम जहाँ रखा था उस कमरे में आती है।
वो 2 आम आकार में बहुत बड़े हो चुके थे और बाकी रखे हुए आम बहुत ही लाल और खूबसूरत दिख रहे थे। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आम जहाँ रखा है उस कमरे में एक बार आइए जरा। उसके बुलाने पे शारदा आम वाले कमरे में आती है। वहाँ आम को देखकर वो बड़ा आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ये क्या हुआ बहू, रातों रात ऐसा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है माँ जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। सब अच्छे के लिए ही होता है। माँ जी, आप मुझे जरा मदद कीजिए, मैं ये आम ले जाके ठेले में रखती हूँ, उसी में एक नल लगा दूंगी और वहीं से आम का जूस बेचूंगी। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा अनामिका को आम उठा के ठेले में रखने में मदद करती है। फिर दोनों मिलके ठेले पे आम ला के रखती है। अनामिका जाके कुछ और आम ले आके ठेले पे रख देती है। फिर उस बड़े आम में एक नल लगा देती है और पूरे गांव में घूमती है। बच्चे हो या बूढ़े, आम का जूस पीने आओ, ताजे ताजे स्वादिष्ट आम का रस, छोटा ग्लास 10 रुपए, बड़ा ग्लास 20 रुपए, आओ आओ सभी आओ। ऐसा कहकर वो घूम घूम के मैंगो जूस बेचने लगती है। बच्चे बड़े सभी मैंगो जूस देखकर बहुत आनंदित हो जाते हैं। स्वादिष्ट होने के कारण लोग एक के बाद एक जूस पीते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। लालच भरे मन से अनामिका आम का जूस बेच रही थी और वो बहुत बिक भी रहे थे, जिससे अच्छे पैसे भी आ रहे थे और जिंदगी भी बहुत खुशहाल थी। एक दिन अनामिका के बहन के बच्चे हरीश और भव्या छुट्टियां मनाने वहाँ आते हैं। उन्हें बड़े आम का जूस पीने का बड़ा मन हुआ, पर अनामिका उन्हें पीने से मना कर देती है। बच्चे, इतने बड़े आम का रस नहीं पीते, इसमें बहुत केमिकल है। मैं आपको ऑर्गेनिक आम का जूस बना के पिलाऊंगी। ऐसा वो कही रही थी, तभी वहाँ सासू माँ शारदा आ जाती है। साथ ही उसके पति रमेश भी सुन लेते हैं। उन्होंने अनामिका को बहुत डांटा। अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब जाके अनामिका को थोड़ा अकल आया और अनामिका अच्छा आम का जूस बनाकर बेचकर खुशी खुशी जीवन गुजारने लगी। इस कहानी के पहले भाग के बाद अब दूसरा भाग कुछ ऐसा है। धृतराष्ट्रपुर के गांव में एक पुराने घर में सास बहू शारदा अनामिका खड़ी होती है। खड़ी खड़ी शैतान त्रिपुरा, जिसके हाथ में एक कटा हुआ सर था, उसे देख रही थी। थोड़े दूर पे ही बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी खड़े थे और शैतान को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। देखो सास बहू, इसे कहते हैं सर। ऐसा कहते हुए वो उस बकरी के सर को सास बहू के तरफ फेंक देता है। सास बहू भी उसे नीचे गिराए बिना ही लपक लेती है। मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट करी बनाओ। देखिए शैतान जी, मेरा नाम देखो शैतान, खड़ा हुआ शैतान, सोया हुआ शैतान नहीं है। मेरा नाम है त्रिपुरा। बहुत अच्छा नाम है ना? हाँ, आपका नाम बहुत बढ़िया है। तो आप यहीं पे पैदा हुए और ऐसे ही शैतान बन गए। शारदा जब इस तरह का सवाल कर रही थी, सुन के प्रसाद बहुत डर रहे थे। तुम्हारी माँ क्या कर रही है? शैतान के साथ सवाल जवाब, जो कह रहा है वो कर देना। मत घुसिए पिताजी, शैतान को देखकर मैं तो कांप रहा हूँ, मेरा पैंट गीला ना हो जाए। इस तरह कहते हुए वो शैतान को देखकर डर के मारे कांपने लगा। देखो त्रिपुरा शैतान, आपने जैसा कहा हम सास बहू मिलके आपके लिए पका देंगे, पर उसके बदले में आप क्या देंगे? तुम लोगों को मारे बिना ही मैंने छोड़ दिया। सारे गांव वाले जब खत्म हो जाएंगे तब तुम लोगों को खाऊंगी। तब तक तुम लोग मेरे लिए खाना पकाते रहो। वो बात नहीं है त्रिपुरा। मैं कोई 25 साल की चिकनी चमेली लड़की नहीं हूँ जिसे त्रिपुरा कहकर प्यार से बुलाओगी और वो तुम लोगों को देखकर पिघल जाएगी। मैं एक शैतान हूँ, शैतान। हम जो कह रहे हैं वो सुन तो सकती है ना? शिक्षा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जिंदगी को जीना सिखाती है, मूल्य को सिखाती है। ऐसी शिक्षा से हमारे गांव के बच्चे बस दूर ना रहे। मतलब तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगी? फिर एक बार मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो शैतान बिना कुछ कहे उन्हें लेकर एक घर पे जाती है। देखो, ये सारे लोगों ने भी सोचा था कि ये गांव सुधर जाए, बच्चे शिक्षित हो
और ये सोचकर मुझे गांव से भगाना चाहते थे, पर इन सभी लोगों को मैंने मार के इस तरह से टांग दिया। तो तुम लोग भी अब ऐसा ही करोगे क्या? तुम लोग बकरी का सर का सब्जी बनाओ, मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ। ऐसा कह के शैतान अदृश्य हो जाती है। सास बहू कमरे के अंदर गई और बाहर नहीं निकली। ये देखकर रमेश और प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं। फिर सास बहू शारदा अनामिका चूल्हे के स्टोव पर बकरी का सर पकाने लगती है। माँ जी, हमारे परिकल्पना के अनुसार सबसे पहले हमें इस शैतान को गांव से भगाना होगा और गांव वालों को भी विश्वास करना होगा कि शैतान फिर कभी नहीं लौटेगी। तुम जो कह रही हो वो सही है बहू, पर हम शैतान को गांव से कैसे भगाए? अभी अभी मुझे एक तरकीब सूझी है माँ जी। ऐसा कहकर ढेर सारा मिर्ची पाउडर सब्जी में डाल के वो चूल्हे पे पकाने लगती है। देखते ही शारदा अनामिका के परिकल्पना समझ जाती है और बिना कुछ कहे चुपचाप रहती है। फिर शैतान आके खाना खाने के लिए बैठती है। फिर उन्होंने जो सब्जी पकाया था वो लाके शैतान के सामने खाने के लिए रखती है। फिर जैसे ही शैतान मीट का एक टुकड़ा मुंह में रखती है, बस शैतान मसाले के उस तीखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कान से, नाक से, आँख से, हर जगह से धुआं निकलने लगता है। इसी के साथ शैतान वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन शैतान आराम से खा पी के सो रही होती है। ये देखकर सास बहू एक रस्सी लाके शैतान को बिस्तर के साथ बांध के उठाने लगती है और दरवाजे के पास ही उसे छिप छिप के देखने लगती है। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने की वजह से शैतान अपनी आंखें खोलती है। देखती है उसके चारों तरफ आग लगे हैं। वो सारा माजरा समझ जाती है। ये सास बहू मुझे शैतान होके आराम से जीने नहीं देगी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से भागने जा रही होती है कि शैतान के पैर में आग लग जाती है। पहले वो भूल ही गई थी कि उसमें अदृश्य होने की क्षमता है। फिर अचानक से वो अदृश्य हो जाती है। ये देखकर सास बहू हंसने लगती है। एक दिन सास बहू लड़ रही थी। अचानक से वहाँ शैतान आके हाजिर हो जाती है। तुम सास बहू इस तरह से क्यों लड़ रही हो? आप ही की वजह से। मेरी वजह से? ऐसा क्यों? चूल्हे के पास जो ड्रम रखा है, मैंने कहा कि उसमें तुम आ जाओगी, पर बहू कह रही है कि तुम उसमें नहीं आओगी। शर्त लग गई है। अब तुम ही बताओ ड्रम में फिट होगी या नहीं। क्यों नहीं घुस पाऊंगी? चलो देखते हैं। ऐसा कहकर सास बहू शैतान को लेकर ड्रम के पास जाती है। शैतान उस ड्रम के अंदर घुसते ही सास बहू दोनों ड्रम का ढक्कन लगा के छिटकिनी लगा देती है। अंदर से शैतान कहने लगती है, ढक्कन खोलो, मैं बाहर आऊंगी, ढक्कन खोलो। वो चिल्लाती रही। अनामिका उस लोहे के ड्रम को लकड़ी के चूल्हे पर रख दिया और आग लगा दिया। शैतान गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पूरी तरह से काली पड़ गई। थोड़ी देर बाद सास बहू उस ड्रम के ढक्कन को खोलती है। फिर शैतान काले रंग में बाहर निकल आती है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इंसान लोग इतने क्रूर क्यों हो? इसके बाद भी तुम इस गांव को छोड़ के जाओगी कि नहीं, पहले ये बताओ। चली जाऊंगी, इस गांव को छोड़ के मैं चली जाऊंगी। ये निर्यातन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा कह के शैतान वहाँ से चली जाती है। सास बहू बाप बेटा इस बात से बहुत खुश होते हैं। शारदा, तुम्हें और बहू को इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? बच्चों की वजह से। जब से लोगों को पता चला कि यहाँ पे शैतान है, लोगों का आना जाना बंद है। बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं पिताजी, मैंने और माँ ने एक चैलेंज भी लिया है कि हम इस गांव को बदल के रहेंगे। आइंदा कोई शैतान या बुरी नजर हमारे गांव पे ना लगे, इसीलिए हमने स्वामी जी से जाकर कवच भी बनवाई है। जैसे एक महिला घर की दीपक होती है, वैसे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है। बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने और बहू ने कदम उठाया है कि हम इस गांव को जरूर बदलेंगे। इसीलिए हमने शैतान को बाहर निकाल दिया है। अब हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। विचार अच्छा है शारदा, पर ये बात तुम लोग हमें पहले भी बता सकते थे। इस दौरान हम कितने परेशान हुए। अगर हम बता देते तो कहानी में ट्विस्ट ही नहीं रहता, इसीलिए नहीं बताया। इस तरह वो सभी मिलके हंसी मजाक करते हैं और एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। अगले दिन से ही शारदा और अनामिका सभी के घर घर जाके
शिक्षा के महत्व के बारे में बताती है, स्कूल की सफाई करवाती है और दोनों मिलके स्कूल चलाना शुरू कर देती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।